बैठक थी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। इसके अलावा इस बैठक में तमाम बड़े नेताओं को आप देख सकते हैं, भूपेंद्र पटेल को आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी थे। तो ये जो बैठक हुई है ये काफी अहम बताई जा रही है। अब आपको अंदर की खबर बता दूं, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत की तैयारी पुख्ता करने के लिए एबीसीडी फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने के लिए उनके ही रिश्तेदार विजय बघेल को पाटन विधानसभा सीट से उतारने का फैसला कर लिया गया है, जो अभी दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद हैं। कल ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें जल्द प्रत्याशियों के ऐलान का फैसला किया गया था, ताकि वो अपने चुनाव प्रचार को धार दे सके, रणनीति को धार दे सके और चुनाव के ऐन वक्त पर टिकट कटने से, बगावत से भी बच सकें। इसलिए स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। अब आपको बताते हैं फॉर्मूला। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एबीसीडी फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी चुनाव की कोई बात नहीं हो रही है, चुनाव की तारीख भी नहीं आए हैं, लेकिन 2-2.5 महीने पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट आने लग गए। शायद इससे पहले ऐसी खबर आपने नहीं सुनी होगी। तो एबीसीडी फॉर्मूला अपनाया गया और इसी के तहत बीजेपी चुनावी अभियान में उतर रही है, जिसे मोदी की जीत का मंत्र भी कहा जा रहा है और सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। बीजेपी इस रामबाण फॉर्मूले के बारे में भी आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला काम किस तरह से करेगा और रणनीति क्या है। आइए देखते हैं क्या है ये बीजेपी का एबीसीडी फॉर्मूला। दरअसल ये 4 कैटेगरी का फॉर्मूला है, जिसे ए बी सी डी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां हर बार जीत होती है बीजेपी की। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पर हार और जीत दोनों हुई है और जीत हुई भी है तो कम मार्जिन से रही है। सी कैटेगरी वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी कमजोर है और जहां पर हार का मार्जिन बहुत कम है, मुकाबला कांटे का है। और डी कैटेगरी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई। इसलिए अभी जो 39 सीटें मध्य प्रदेश में आई हैं और छत्तीसगढ़ की 21 सीटें, उसमें डी कैटेगरी की सीटें ज्यादा है। सीटों को एबीसीडी कैटेगरी में बांटने का मकसद यह है कि बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी जिन पर बीजेपी कमजोर है और इन सीटों की रणनीति पहले से बनाई जाएगी। इन सीटों पर टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार की स्ट्रेटेजी सब कुछ अलग होगा, ताकि कमजोर सीटों पर जीत हासिल किया जा सके, यानी जो सीटें वीक हैं उनमें पहले से मारी की जा सके। छत्तीसगढ़ की जिन 90 सीटों में से 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उनमें एबीसीडी फॉर्मूले का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा पहली बार जातीय फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। किस सीट पर किस जाति और वर्ग के वोटर ज्यादा हैं, प्रत्याशियों के चयन में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट के अलावा जो इनकम और जो प्रॉपर्टी डिटेल्स है, इन तमाम की जानकारी भी ली जा रही है, ताकि नॉमिनेशन खारिज होने की संभावना ना के बराबर रहे। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी की गई है, उसमें भी एबीसीडी फॉर्मूले का ध्यान रखा गया है। ये सभी वो सीटें हैं जिन पर अभी कांग्रेस का कब्जा है और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी 2 बार से चुनाव हार रही है। इनमें ज्यादातर एमपी बीजेपी के बड़े नाम हैं, जिसमें लाल सिंह आर्य, ललिता यादव, आलोक शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है कि इस बार भी एमपी में सीएम शिवराज के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वो 20 अगस्त को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। संभावना है कि 15 सितंबर के पहले ज्यादातर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी लगभग इसी फॉर्मूले पर, इसी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है और 24 के चुनाव में भी आपको कमोबेश इसी तरह के रणनीति की झलक देखने को मिल सकती है। आइए एक और बात करते हैं, देश के युवाओं की बात करते हैं। एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा सरोकार युवाओं से है और आपके बच्चों से है। हमारे पास लगातार फोन आ रहे थे, लगातार आपके संदेश आ रहे थे कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा उठाइए और इसको जरा क्लियर करके समझाइए। तो हमने यह तय किया कि आज आपको इस मुद्दे पर हर एक डिटेल आपके सामने रख दें, साथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी भी आपके सामने रखें और बताएंगे कि उस फैसले का आखिर कितना इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आज सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार बीएड के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये बीएड के अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर
बीएड के अभ्यर्थियों का बड़ा सैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें लखनऊ के इको गार्डन की हैं, जहां भारी संख्या में बीएड के छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। जिंदाबाद 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 और अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए बीएड के छात्र। ये देखिए एक और तस्वीर, ये तस्वीर हमारे सामने आई तो ये भी हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया। बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल करने का तुरंत अध्यादेश लाया जाए, यानी कि बिल लाने की मांग कर रहे हैं। किसी बिल के जरिए छात्रों की मदद की जाए। इनके तो जो लगातार ये पेपर्स हैं इनमें साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं, और ये भी कि इसमें कई छात्र कई जगह से पहुंचे। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT ऑफिस के बाहर। ये देखिए जहां बीएड अभ्यर्थी बैठकर धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ अध्यादेश लाया जाए और बीएड को प्राइमरी शिक्षा भर्ती में शामिल किया जाए, बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। तस्वीरें आपने देख ली। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया है जिसे लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पर उतरे हुए हैं। आखिर क्यों बीएड के अभ्यर्थियों को सड़क पर निकलकर इस तरह का प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आखिर वो फैसला क्या है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने फैसले में कहा है कि प्राइमरी क्लास यानी लेवल 1 तक पढ़ाने के लिए BTS या BTC डिप्लोमा करने के जो अभ्यर्थी हैं वही इसके योग्य होंगे। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन का मतलब क्वालिटी एजुकेशन भी होता है। पहली से क्लास 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान के साथ साथ एक खास तौर के स्किल की जरूरत होती है। इस उम्र में बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो टीचर उन्हें पढ़ाएं जो बच्चों को समझ सकें। बीएड वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी ट्रेनिंग बड़े बच्चों को पढ़ाने की जाती है। बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्राइमरी के बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए की जाती है। इसलिए इसमें डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की दलील में दम है। हम भी फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अब सवाल यह कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाए। लाखों बीएड किए हुए छात्र खुद को संकट में बता रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह हो गई है कि जो लोग बीएड करने के बाद इस वक्त टीचर हैं और कहीं पढ़ा रहे हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक नहीं बनने को कहा और कहा है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं या बीएड के जो टीचर हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनमें वो स्किल नहीं है। लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं कि प्रदर्शन करने वाले छात्र क्या कह रहे हैं। कि बीएड कई के 5 बरिस से मनवा में उठेला टीस जी, हमनी साथे काहे ऐसन कइनी न्यायाधीश जी। 2018 में शिक्षा नीति के अंतर्गत ये आया था कि जो बीएड वाले हैं वो एलिजिबल हैं, तो उसी के जो आर्डर पे हम लोगों ने सर 2018 के बाद में हम लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया। उसके बाद में सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ गया जिससे हम लोग बाहर हो गए हैं। हमारी सरकार से सीधे तौर पर मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को के फैसले को बदलने के लिए अगर वो दिल्ली में अपने राजनीतिक हितों के लिए 1 घंटे 1 दिन के अंदर अध्यादेश ला सकती है तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक और उत्तर प्रदेश के 13 लाख बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश लाए। ये हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, क्योंकि जो 2018 में गजट आया था हम लोगों ने उसको देख के जो है बीएड किया था, और अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको इतना तो एटलीस्ट करना चाहिए कि 2018 से और 23 तक जिन्होंने किया है बीएड उन सभी को जरूर लेना चाहिए। अब आखिर सवाल यह कि पूरा विवाद शुरू कहां से होता है ये जानना भी जरूरी है। इस विवाद की शुरुआत होती है साल 2018 में केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के बाद। इस नोटिफिकेशन के पहले देश भर में प्राइमरी टीचर्स के लिए बीटीएस या बीटीसी का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को ही योग्य माना जाता था, और उस वक्त तक प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते थे। वहीं सेकेंडरी लेवल के लिए फॉर्म भरने के लिए बीएड की जरूरत होती थी।
लेकिन 2018 में केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर ने केंद्र सरकार को एक खत लिखा। इसमें लिखा गया कि उन्हें प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य टीचर्स यानी कि योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार उन्हें प्राइमरी लेवल पर भी बीएड वालों को भर्ती करने की परमिशन दे दें ताकि टीचर्स की कमी को फौरन पूरा किया जा सके। इसके कुछ ही महीनों के बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से कहा कि स्कूलों में टीचर्स की कमी ना हो, इसके लिए प्राइमरी लेवल पर भी बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री के इस लेटर के बाद एनसीटीई ने 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि लेवल 1 की भर्ती के लिए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उन्हें जॉब मिलने के 6 महीने के अंदर एक खास ब्रिज कोर्स करना होगा। इस कोर्स में उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? राजस्थान सरकार ने 2018 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए विज्ञापन निकाला, जिसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। अब आपको बताते हैं, 2018 में राजस्थान सरकार ने एक वैकेंसी निकाली जिसमें नियम के हिसाब से बीएड वालों को जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने बीएड वालों को बाहर कर दिया। राजस्थान सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीएड का एक कैंडिडेट राजस्थान हाईकोर्ट जा पहुंचा। इसके जवाब में बीटीएस डिप्लोमा वाले भी हाईकोर्ट के दहलीज पर पहुंच गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद बीएड के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए वही आदेश जारी किया और 2018 में एनसीटीई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसे रद्द कर दिया, जिसके बाद बीएड वाले अब बाहर हो गए। अब इसे और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल राज्यों में शिक्षक भर्ती के लिए सरकार टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करती है। जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करते हैं वो टीचर बनने के योग्य होते हैं, लेकिन टीईटी की परीक्षा हर कोई नहीं दे सकता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री या फिर बीटीसी का डिप्लोमा होना जरूरी है। 2018 से पहले नियम यह था कि प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5th तक यानी कि 5वीं तक में जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें सिर्फ बीटीसी वालों का ही सिलेक्शन होगा। वहीं क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा देते थे, यानी तब प्राइमरी स्तर पर बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे और सेकेंडरी यानी कि 6 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन 2018 में एनसीटीई ने जब कहा कि उन्हें योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं और बीएड वालों को भी प्राइमरी की शिक्षा देने का अधिकार दिया जाए ताकि देश में टीचरों की भर्ती की जा सके, योग्य टीचर बनाए जा सके और बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स कराकर इन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस फैसले के बाद बीटीसी और बीएड वाले आमने सामने आ गए और शुरू हो गई कानूनी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां बीटीसी वालों के लिए राहत लेकर आया है, तो वहीं बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए इस फैसले से मायूस होना पड़ा है। इसलिए अब बीएड के अभ्यर्थी इस मामले में सरकार से बिल लाने की अपील कर रहे हैं, बिल लाने की मांग कर रहे हैं और पूरा प्रदर्शन उसी को लेकर है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस फैसले का असर क्या है। कोई खुश है, कोई निराश है। आइए देखते हैं भारत में फिलहाल एजुकेशन की स्थिति क्या है और शिक्षकों की स्थिति क्या है। भारत में 7,000 कॉलेज हैं जहां बीएड की पढ़ाई होती है। हर साल 1.5 लाख छात्र यहां से डिग्री हासिल करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल बीटीसी वाले स्टूडेंट्स का भी है। कोर्ट के इस फैसले से 40 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। कई लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। बीएड अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार फैसले को लेकर अध्यादेश लाए। दरअसल सवाल नौकरी का है, सवाल रोजगार का है। देश में छोटी बड़ी नौकरी के लिए लाखों अभ्यर्थी फॉर्म डालते हैं। एक डी ग्रेड की नौकरी के लिए भी लाखों लोग आवेदन करते हैं। हाल ही में सफाई कर्मचारी के लिए वैकेंसी आई जिसमें पीएचडी किए हुए लोगों ने भी अप्लाई किया। यह हाल तब है जब देश भर में टीचर्स के लाखों पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, जहां उसके भी आंकड़े क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। केंद्र सरकार ने संसद में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 2020 से लेकर 2022 तक देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों के लाखों पोस्ट खाली पड़े।
बिहार में 2022 से 23 में क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों की 1,87,209 पोस्ट खाली थी, जबकि बिहार में छात्रों और शिक्षकों के बीच का अनुपात सबसे खराब है और वहां 50 से 60 छात्रों के बीच सिर्फ एक टीचर है। यूपी में क्लास 1 से 8वीं तक 1,26,000 से ज्यादा शिक्षक की पोस्ट खाली, झारखंड में 74,357 पोस्ट खाली। मतलब सरकार को योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, यानी जो वैकेंसी आती भी है वो खाली रह जाती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि योग्य शिक्षकों की कमी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी इस मामले में कुछ ऐसा ही दावा किया था। आपको सुनवाते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री का वो बयान। देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? और जब बात बिहार की हो ही रही है तो बता दें कि बिहार में हाल ही में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी आई, जिसमें प्राइमरी टीचर्स के लिए यानी क्लास 1 से 5वीं तक के लिए 79,943 पद है। लेकिन इन 79,943 पदों के लिए 7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया, जिसमें से 5 लाख उम्मीदवार बीएड वाले हैं। अब जरा इस बात को भी समझिए। अब उन 5 लाख अभ्यर्थियों के आगे सवाल है कि वो पेपर दें या फिर ना दें, क्योंकि कोर्ट के फैसले के मुताबिक सारे अभ्यर्थी अब प्राइमरी टीचर्स के योग्य नहीं, जिनके पास बीएड की डिग्री है। अब बीएड वाले उम्मीदवार उलझन में है कि वो इस वैकेंसी के पात्र हैं या नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट के फैसले को अप्लाई करें तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं। हालांकि इसको लेकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को रोकने की कोई योजना नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का असर हालिया शिक्षक भर्ती पर नहीं होगा। हालांकि बाद में भर्तियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उम्मीदवारों को अपने हित को ध्यान में रखना चाहिए। अब बीपीएससी चेयरमैन क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। कई उम्मीदवारों ने तो यहां तक कह दिया कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहें। जाहिर सी बात है बिहार सरकार को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच होनी है, जो अब ज्यादा दिन नहीं रह गए। अगर बीएड के अभ्यर्थी परीक्षा देते भी हैं तो सवाल ये कि क्या वो प्राइमरी टीचर्स के लिए योग्य होंगे। सुनिए इस पर पटना वाले खान सर क्या कह रहे हैं। एक बार आयोग और इससे संबंधित विभाग को सोचना चाहिए कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता होगा। बहुत दिक्कत है, आगे कोई स्पष्टता नहीं है। ज्वाइनिंग में हो सके रिजल्ट में दिक्कत आ जाए, ज्वाइनिंग में कहीं ना कहीं से तो दिक्कत आएगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई क्या कह सकता है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसा है सबको मानना पड़ेगा। अब इसमें स्पष्टीकरण करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अब हमने आपको बीएड का एक पक्ष भी दिखाया और बीटीसी की बात भी की। जाहिर सी बात है कि दोनों की अपनी अपनी दलील है, लेकिन आज जो हालात है इसके पीछे राज्य सरकार की नीतियां भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बार बार शिक्षक भर्ती को लेकर नियम बदले जाते हैं और हर राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून और नियम लागू करती है, जिसका असर देश के भविष्य पर होता है। छात्र सालों से कड़ी मेहनत करके तैयारी करते हैं और जब परीक्षा की बारी आती है तो उन्हें मौका नहीं मिलता या फिर ज्वाइनिंग के बाद भी नौकरी जाने का खतरा होता है। ऐसे में जरूरी है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इन पहलुओं को ध्यान में रखकर नियम और कानून तय